हाँ भाई बच्चों, अभी हमने लास्ट क्लास में अपना लास्ट लेक्चर में हमने तुम्हें याद है क्या किया था? लास्ट लेक्चर में हमने किया था स्टार्ट थर्मोडायनामिक्स, और हमने थर्मोडायनामिक्स के बारे में कुछ चीज़ें सीखी थी कि थर्मोडायनामिक्स होता क्या है। उसके बाद हमने थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स पढ़ा था, उसको अच्छे से समझा था कि थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स क्या होते हैं। आफ्टर दैट हमने जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किया था, इक्वेशन ऑफ स्टेट करी थी। तो ये सब चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में किया था। थर्मोडायनेमिक्स को इंट्रोड्यूस करने के बाद सिस्टम को समझाता, सराउंडिंग को समझाता क्या होता है। अब इसी प्रोसेस को मैं कह रहा हूं प्रोसेस को आगे करते हैं और अपना नेक्स्ट जो अपना वीडियो है वो बनाते हैं आप लोगों के लिए। और वो अब जो हम करेंगे इस वीडियो में या इस लेक्चर में, वो क्या करेंगे, इसमें हम थर्मोडायनामिक प्रोसेस के बारे में करेंगे। तो मैंने आपसे कहा था अब हम नया प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, अपना नई चीज स्टार्ट कर रहे हैं अपना। तो वही क्या पढ़ना है अभी हमें थर्मोडायनामिक प्रोसेस। अब देखो प्रोसेस अगर हम बोले तो प्रोसेस होता क्या है बताओ। तो कोई भी चीज जो चल रही है, जैसे आपकी मदर आपके लिए खाना बना रही है, प्रोसेस है ना। मैं ये वीडियो बना रहा हूं, प्रोसेस है। आप लोग कुछ सीख रहे हैं, प्रोसेस है। मैं भी कुछ सीख रहा हूं, प्रोसेस है। तो प्रोसेस का मतलब एनीथिंग विच इज गोइंग ऑन। ये तो हम फिजिकली ऐसा समझते हैं कि भाई कोई चीज चल रही है तो हम कहते हैं कि प्रोसेस चल रहा है ना। इसी तरीके से अगर हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो मैंने बताया था कि थर्मोडायनेमिक स्टेट जो होता है किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम का, वो किस पर डिपेंड करता है? प्रेशर पे, वॉल्यूम पे, टेम्परेचर पे। इनको हम क्या कहते थे? इन सब चीजों को हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स या थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स। और ये एक थर्मोडायनेमिक स्टेट के लिए फिक्स होता है। अगर मान लो कोई भी थर्मोडायनेमिक स्टेट इस सिस्टम में प्रोसेस चल रहा है, तो हम कब बोलेंगे प्रोसेस चल रहा है? हम बोलेंगे प्रोसेस चल रहा है यदि उसकी कोई भी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल एक या एक से ज्यादा, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, कोई भी एक या एक से ज्यादा, अगर थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, तो हम कहते हैं कि उस थर्मोडायनेमिक सिस्टम में प्रोसेस चल रहा है। समझ में आया? तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होगा, क्या बोलेंगे, किसको बोलेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस? तो हम लिखेंगे कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस is said to be going on if any one or more thermodynamic parameters कौन कौन से बताए थे? टेम्परेचर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एक्सेट्रा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स बोलते हैं। इफ एनी वन और मोर थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स आर चेंजिंग विद टाइम, तो हम क्या कहते हैं कि थर्मोडायनामिक प्रोसेस चल रहा है। अब देखो, जो यहां पर हमें जो, वैसे तो बहुत तरह के थर्मोडायनामिक प्रोसेस हो सकते हैं, लेकिन जो मैं यहां पर हमें थर्मोडायनामिक प्रोसेस करना है वो कौन कौन से कर रहे हैं? एक हमें करना है आइसोथर्मल प्रोसेस, एक हमें करना है एडियाबैटिक प्रोसेस, एक हमें करना है आइसोकोरिक प्रोसेस, और एक हमें करना है आइसोबैरिक प्रोसेस। तो कितने तरह के प्रोसेस हमें करना है, यहां लिख देता हूं मैं एक बार। क्या करना है हमें? एक करना है हमें आइसोथर्मल प्रोसेस, एक हमें करना है एडियाबैटिक प्रोसेस, एक हमें करना है आइसोबैरिक प्रोसेस। चलो पहले लिख लेते हैं इसको, बैरिक प्रोसेस। और एक हमें करना है आइसोकोरिक प्रोसेस। तो इतने तरह के हमें थर्मोडायनामिक प्रोसेस इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं। अब देखो, ये जो प्रोसेस करने जा रहे हैं तो सबसे पहले समझेंगे कि ये प्रोसेस होते क्या है। भाई आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, आइसोकोरिक क्या होता है, आइसोबारिक क्या होता है, ये सब प्रोसेस के बारे में हम समझेंगे पहले, है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी कंडीशंस लिखेंगे, किसी कंडीशंस क्या क्या होती है,
उसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी एग्जाम्पल्स लिखेंगे कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं आइसो इन प्रोसेस के, एडियाबैटिक के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं और आइसोथर्मल के क्या हो सकते हैं, ऐसे इनके क्या हो सकते हैं, तो इनके हम एग्जाम्पल्स करेंगे। उसके बाद हम करेंगे इसकी इक्वेशन हर एक प्रोसेस की, खासतौर से देखो आइसोथर्मल और एडियाबैटिक इन दो प्रोसेस की हम क्या करेंगे, इक्वेशंस बनाना सीखेंगे कि इन प्रोसेस की इक्वेशंस क्या होती है। कौन सी इक्वेशंस, क्या बताया था लास्ट क्लास में, इक्वेशंस क्या होता है, क्या बोलते थे इसको हम, इक्वेशन ऑफ स्टेट, जो चेंज होगा टाइम के साथ साथ यहां पर, है ना। तो इसका हम इक्वेशन ऑफ स्टेट बनाना सीखेंगे कि इन प्रोसेस की इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है। उसके बाद और क्या होगा, उसके बाद हम करेंगे कि इन प्रोसेस में अगर वर्क हो रहा है तो वर्क किसके इक्वल होगा, और साथ साथ में हम एक और चीज करेंगे, साथ साथ में हम सबका इंडिकेटर डायग्राम भी बनाएंगे और समझेंगे कि इंडिकेटर डायग्राम होता क्या है और इंडिकेटर डायग्राम से हम क्या क्या चीज कर सकते हैं। तो क्या बताया, पहले हम पढ़ेंगे कि ये प्रोसेस क्या होते हैं, फिर कंडीशंस क्या होती है, एग्जांपल्स क्या होते हैं इनके, उसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वेशंस निकालेंगे, वर्क निकालेंगे, का फार्मूला ड्राइव करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें इनकी हम इंडिकेटर्स डायग्राम बनाएंगे। पहले समझेंगे कि इंडिकेटर डायग्राम होता क्या है और फिर हम इन प्रोसेस का इंडिकेटर डायग्राम बनाना सीखेंगे और फिर उसको एक दो न्यूमेरिकल्स भी करेंगे साथ में और देखेंगे कि जो जो सिंपल सिंपल थोड़े से न्यूमेरिकल्स हैं जिससे आपको और बेसिक क्लियर आइडिया क्लियर हो जाए थोड़ा सा, तो आपकी क्लियरिटी को थोड़ा और ज्यादा क्लियर करने के लिए हम थोड़े से न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। समझ में आया। तो सबसे पहले वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं अपना क्लास यानी कि लेक्चर, और सबसे पहले हम शुरू करते हैं कौन सा प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। सबसे पहले करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस को स्टार्ट और देखते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस होता क्या है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस, देखो आइसो मतलब हो गया एक जैसा, है ना, और थर्मल मतलब हीट हो गया, टेम्परेचर से रिलेशन है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस में थ्रू आउट द प्रोसेस, जब तक वो प्रोसेस चल रहा है तब तक सिस्टम का कुछ भी चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। यानी एक ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में क्या होना चाहिए, थर्मोडायनामिक सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। यानी कि एनी थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स विल चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। तो क्या बोलेंगे, डेफिनेशन लिख लेते हैं, व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस, द प्रोसेस which takes place at constant temperature, जो कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। समझ में आया। अब देखो क्या होता है, अगर किसी भी प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो उसमें क्या क्या चीजें हो सकती है। देखो सबसे पहले तो इसकी हम लिखते हैं एसेंशियल कंडीशंस कि कोई भी प्रोसेस आइसोथर्मल कौन सी कंडीशन में होगा या कब होगा। कंडीशन तो पता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, लेकिन टेम्परेचर होगा कब कांस्टेंट, क्या करना पड़ेगा हमें उसके लिए, तो वो है कंडीशंस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। अब देखो इसमें क्या है कि कंडीशंस में सपोज करो भाई प्रोसेस में का मतलब क्या है, हम गैस में क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, कंप्रेस करेंगे, यही दो चीज तो करेंगे। तीसरी क्या करेंगे इसमें, या तो उस गैस को कंप्रेस करेंगे, प्रोसेस चल रहा है तो, या क्या करेंगे उसको एक्सपेंड करेंगे या उसको हीट कर रहे होंगे, प्रेशर इंक्रीज होगा उससे, है ना। तो ये या तो टेम्परेचर चेंज करेंगे या वॉल्यूम चेंज करेंगे या प्रेशर चेंज करेंगे, ये तो चीज करेंगे यहाँ पर, लेकिन यहाँ तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहना है, तो यहाँ पर दो ही चीजें होंगे, या तो चेंज होगा या तो प्रेशर चेंज होगा या वॉल्यूम चेंज होगा, है ना, या दोनों भी चेंज हो सकता है। तो ये क्या है कंडीशंस। तो पहली कंडीशन इसकी आइसोथर्मल प्रोसेस की कि सबसे पहले तो ये थर्मोडायनामिक प्रोसेस या आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसी चीज में हो कि जो सिस्टम से हीट अगर ज्यादा आए तो तुरंत सराउंडिंग को दे दे, और सराउंडिंग से हीट अगर कम हो, सिस्टम का हीट कम पड़ जाए तो तुरंत ले ले।
यानी हम ये कह सकते हैं कि सिस्टम और सराउंडिंग में जो एक्सचेंज ऑफ हीट होगा वो फ्री एक्सचेंज होगा, फ्री लेना देना चल रहा है। भाई मेरे पास कम है, बाहर से आ जा, मेरे पास ज्यादा है तुरंत चला जा, लेकिन मेरे पास जितना है उतना ही रहे, ना घटे ना बढ़े। कम हो रहा है ले लूंगा, ज्यादा हो रहा है दे दूंगा। क्या? हीट। क्यों लूंगा दूंगा? क्योंकि मुझे अपना टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। समझ में आ गया? तो फ्री एक्सचेंज ऑफ हीट होना चाहिए बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। और ऐसा कब होगा पता है? ये तब होगा कि जब जिस कंटेनर में वो प्रोसेस चल रहा है उसके वॉल्स परफेक्टली कंडक्टिंग होंगे, है ना? तो क्या होगी इसकी कंडीशन कि walls of the container must be perfectly conducting। कैसे होने चाहिए? परफेक्टली कंडक्टिंग होने चाहिए। और जब इसके वॉल्स परफेक्टली कंडक्टिंग होगा तो क्या होगा? फ्री एक्सचेंज ऑफ हीट होगा बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। कम हो गया तो ले लेगा, ज्यादा होगा तो दे देगा, है ना? तो क्या क्यों हो रहा है ऐसा? सो दैट देयर विल बी फ्री एक्सचेंज ऑफ हीट, फ्री exchange of heat between system and surrounding। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जब ये मैं यहां पर सिस्टम की बात करता हूं तो आप समझना थर्मोडायनामिक सिस्टम, क्योंकि हम थर्मोडायनामिक पढ़ रहे। समझ में आया? बस आगे बढ़ते हैं। तो एक कंडीशन तो इसकी हो गई है। अब दूसरी कंडीशन क्या है? मान लो, देखो दूसरी कंडीशन इसके ये है कि अगर मान लो भाई परफेक्टली कंडक्टिंग भी है वॉल्स, मान लिया परफेक्टली कंडक्टिंग है वॉल्स, फ्री एक्सचेंज होगा, लेकिन हीट को एक्सचेंज होने का टाइम भी तो चाहिए। तो दूसरी कंडीशन क्या है कि हीट जो अगर कम पड़ रहा है या हीट ज्यादा हो रहा है तो उसको लेने देने का टाइम मिल जाए। कहां से? सराउंडिंग से। सराउंडिंग को देना, सराउंडिंग से लेना, ये टाइम मिल जाए। तो ऐसा तब होगा जब प्रोसेस बहुत ही स्लो रेट से होगा। तो दूसरी कंडीशन क्या है? द प्रोसेस मस्ट टेक प्लेस, द प्रोसेस मस्ट टेक प्लेस विद इनफाइनाइटली स्लो रेट। और स्लो रेट से क्यों होगा? सो दैट देयर विल बी इनफ टाइम फॉर द एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। समझ में आया? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी कंडीशंस हो गई आइसोथर्मल प्रोसेस की। अब देखो एग्जांपल्स क्या दे सकते हो आप? भाई ऐसा कोई आप सोच सकते हो क्या कि जहां पर जो टेम्परेचर रहता है वो कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द प्रोसेस? इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है किसी चीज का मेल्ट करना। जैसे मान लो एग्जांपल बताता हूं कि अगर आइस मेल्ट कर रहा है मान लो, तो आइस का भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है, वाटर का भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस करता है। जब तक आइस पूरी तरीके से वाटर में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक उसका टेम्परेचर बढ़ेगा ही नहीं, कांस्टेंट रहेगा। यानी जो मेल्टिंग प्रोसेस चल रहा है कांस्टेंट प्रोसेस चल रहा है। जैसे आइस का एग्जांपल बताया 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो कैसा प्रोसेस है? आइसोथर्मल है। दूसरा एग्जांपल और बताता हूं, देखो ऐसे ही वेपोराइजेशन, कोई चीज वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर भी 100 डिग्री हो सकता है और वेपर का भी टेम्परेचर 100 डिग्री हो सकता है ना? तो वेपोराइजेशन जो है ये भी प्रोसेस क्या है? ये भी एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। समझ में आ गया? दूसरा एक और हम कह सकते हैं कि इसमें हम कंडीशन दे दें। मान लो हम एक सिलेंडर ले लें और उसके वॉल्स परफेक्टली कंडक्टिंग हो और उसके अंदर बिल्कुल फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा हुआ हो, उसके अंदर आइडियल गैस भर दो और उसको स्लोली कंप्रेस करो और स्लोली एक्सपैंड करो। तो स्लो कंप्रेशन और एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस इन अ सिलेंडर हैविंग perfectly conducting walls and fitted with a frictionless piston। तो ये एग्जांपल हो सकता है, लेकिन कंडीशन दे दी हमने इसमें ऐसी, है ना? तो ये दो एग्जांपल्स बताए आपको मैंने। कौन कौन से एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं इसके? नंबर 1 मेल्टिंग प्रोसेस, दूसरा बॉइलिंग प्रोसेस,
बॉइलिंग प्रोसेस। ये दोनों एग्जांपल किसके हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस के परफेक्टली एग्जांपल है, परफेक्ट एग्जांपल है। दूसरा क्या बताया? स्लो, दूसरा बताया आपको मैंने स्लो एक्सपेंशन और कंप्रेशन, कंप्रेशन किसका? ऑफ एन आइडियल गैस इन अ सिलेंडर having perfectly conducting walls and fitted with a frictionless piston। तो ये एग्जांपल किसका हो गया? दोनों, ये एग्जांपल हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस का। समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, देखो हम इक्वेशन निकालते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस की। सभी प्रोसेस में हम ये रिपीट करेंगे, खासतौर से आइसोथर्मल में और एडियाबैटिक में। तो आज हम करते हैं इसकी इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। देखो जी, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? हेडिंग डाल दो, क्या हेडिंग डालो? इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। हेडिंग तो डाल सकते हो ना, मैं नहीं डाल रहा हूं, अपने आप डालो। मैं सिर्फ इक्वेशन ड्राइव करके दिखा रहा हूं, बना के दिखा रहा हूं। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इक्वल्स टू nRT। P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल्स है, R गैस कांस्टेंट है, D टेम्परेचर है। तो अगर कोई भी प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस है तो भाई N और R तो वैसे ही कांस्टेंट है, T भी कांस्टेंट हो जाएगा, है ना? तो फिर क्या होगा? PV इक्वल्स टू कांस्टेंट। कब होगा कांस्टेंट? एट T कांस्टेंट। जब टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। टेम्परेचर जब कांस्टेंट होगा तो हम बोलेंगे प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा, यानी कि PV इक्वल्स टू K। PV इक्वल्स टू K। तो ये इक्वेशन हो गई आइसोथर्मल प्रोसेस की। इसको ऐसे भी लिख दो P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, या हम ये कह सकते हैं कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहता है, लेकिन प्रेशर और वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशन है। प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम है। प्रेशर इंक्रीज करोगे वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम इंक्रीज करोगे प्रेशर डिक्रीज करेगा, दोनों एक दूसरे का इनवर्स है। सिर्फ क्या कांस्टेंट है? टेम्परेचर। तो क्या कहते हैं इसको? हम आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। ये इक्वेशन हो गई आइसोथर्मल प्रोसेस की। समझ में आ गया? समझ में आ गया? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या? इक्वेशन बनाना सीख लिया। अब करते हैं वर्क का फार्मूला। वर्क डन इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस। वर्क डन इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस। देखो, वर्क डन इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वर्क होता है उसका फार्मूला हम ड्राइव करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मान लो मैंने क्या करा, ये एक मैंने सिलेंडर लिया। क्या कंडीशन बताई थी? सिलेंडर होगा, उसके अंदर क्या होगा? परफेक्टली कंडक्टिंग वॉल्स होंगे। उसके अंदर क्या होगा? आइडियल गैस होगा। किससे फिटेड होगा? फ्रिक्शनलेस पिस्टन से होगा। क्या करेंगे? स्लोली कंप्रेस करेंगे, स्लोली एक्सपेंड करेंगे। तो क्या होगा? आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। वही काम यहां पर हम कर रहे हैं। इसके वॉल्स कैसे हैं? परफेक्टली कंडक्टिंग मटेरियल के वॉल्स बने हुए हैं। फ्री एक्सचेंज ऑफ हीट, कोई रुकावट नहीं है, खुली खिड़की है ना। अब मान लो इसके अंदर हमने एक पिस्टन लगा दिया, और पिस्टन कैसा है? ये पिस्टन है फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा दिया, फ्रिक्शनलेस।
और उसके बाद हमने इसमें गैस भर दिया, क्या गैस भर दिया हमने 1 मोल, ये चलो n मोल कर देते हैं, 1 का है कुछ छोड़ो, n मोल ऑफ आइडियल गैस, n मोल ऑफ आइडियल गैस हमने इसमें फिल किया। और उसको क्या कर रहे हैं, पिस्टन को मान लो स्लोली एक्सपैंड कर रहे हैं, और ए से इसको एक्सपैंड करके फाइनल स्टेट ले गए यहां बी पे ले गए, मान लो बी पे ले गए। जब ए पे थे तो मान लिया इस सिस्टम का, थर्मोडायनामिक सिस्टम का वॉल्यूम था V, प्रेशर था P, P1 V1, कॉमा लगा दिए, कॉमा है ये। ऐसे ही फाइनली जब स्टेट पे ले गए, फाइनल स्टेट पे एक्सपैंड करने के बाद तो वॉल्यूम है V2, प्रेशर है P2, है ना। अब देखो मैंने एक चीज आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई थी पिछले में, कि वर्क जो होता है ये पाथ प्रोसेस है। ये वर्क मतलब एक प्रोसेस है। वर्क क्या है, वह 3 चीजें बताई थी ना, वर्क बताया था, इंटरनल एनर्जी बताया था, हीट बताया था। तो हीट और वर्क क्या है, प्रोसेस है। और जब कोई प्रोसेस होता है तो वो पाथ पे डिपेंड करता है। तो ये भी जो वर्क होगा पाथ पे डिपेंड करेगा। और जब कोई भी चीज पाथ पे डिपेंड करता है और स्मॉल से तो टोटल निकालना है तो पहले स्मॉल पार्ट का निकालेंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे, टोटल आ जाएगा। तो क्योंकि वर्क जो है ये पाथ प्रोसेस है। यहाँ पर कैसे है, क्योंकि ये अलग अलग जगह पे देखो फोर्स अलग अलग होगा। मान लो एक इंटरमीडिएट स्टेट ले लिया मैंने यहाँ पिस्टन का, ये जब एक्सपैंड कर रहा था तो रास्ते में उसको पकड़ लिया कस के, इस पॉइंट पे पकड़ लिया, सी पॉइंट पे पकड़ लिया, कह दिया प्रेशर है इसका पी, सॉरी वॉल्यूम है इसका वी, और कह दिया प्रेशर है इसका पी, मान लो, है ना। अब मान लेते हैं कि इसके बाद पिस्टन थोड़ा, गैस थोड़ा सा कंप्रेस हुआ, सॉरी एक्सपैंड हुआ, और ये यहां से यहां चला गया, यहां से यहां, यहां से यहां चला गया, सी से सी डैश में चला गया। और इतना गया कि प्रेशर में तो सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आया, लेकिन वॉल्यूम इसका थोड़ा सा चेंज हो गया। कितना चेंज हो गया, डेल्टा वी, डीवी मान लेते हैं चेंज हो गया। वेरी स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम ऑलमोस्ट एट कांस्टेंट प्रेशर पी। तो हम निकालते हैं भाई यहां से यहां तक जाने में कितना वर्क हुआ, और फिर क्या कर देंगे, उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, टोटल वर्क निकाल देंगे। बहुत सिंपल प्रोसेस है, पहले स्मॉल वर्क फिर टोटल वर्क। ध्यान रखना यहां पर गैस एक्सपैंड कर रहा है, कंप्रेस नहीं कर रहा। तो ये जो स्मॉल डिस्टेंस जो ये डिस्प्लेस किया, कौन, पिस्टन, मान लेते हैं ये है dx। तो पहले निकालेंगे कि स्मॉल डिस्टेंस के लिए कितना वर्क हुआ, फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे और टोटल का वर्क निकाल देंगे, टोटल कितना हुआ। बहुत सिंपल प्रोसेस। तो क्या करना है आपको, पहले तो वर्क के लिए आपको क्या चाहिए, वर्क के लिए आपको चाहिए फोर्स। तो क्या निकालेंगे पहले, फोर्स ऑन पिस्टन, पिस्टन एट सी पे जो पिस्टन पर फोर्स लग रहा है गैस की वजह से, ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ गैस, वो कितना है, वो है आपका F इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर यहां पर P और एरिया मान लेते हैं पिस्टन का A। तो ये क्या हो गया हमारा, प्रेशर इंटू A। अब मैंने बताया कि यहां से यहां तक जा रहा है तो प्रेशर में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं हो रहा था, फोर्स में भी नहीं हो रहा है ना। तो लेकिन वॉल्यूम थोड़ा सा उसका चेंज हो रहा है, हल्का सा उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो स्मॉल वर्क होगा फिर। तो स्मॉल वर्क कितना हुआ, स्मॉल वर्क डन बाय गैस, नॉट ऑन गैस, स्मॉल वर्क डन बाय गैस। एक्सपेंशन में कौन वर्क करता है, सिस्टम। कंप्रेशन में क्या होता है, सिस्टम पर हम बाहर से वर्क करते हैं, है ना। एक्सटर्नल सोर्स होता है, कोई इसको दबाएगा। यहां क्या हो रहा है, सिस्टम अपने आप भाग रहा है, हम थोड़ी दबा रहे हैं इसको, अपने आप एक्सपेंड कर रहे हैं, करने दो। तो dw क्या हो गया, ये हो गया F इंटू dx, ठीक है। उसके बाद इसको मैं यहां कर देता हूं, तो F इंटू dx, उम्मीद कर रहा हूं यहां दिख रहा होगा बोर्ड पे। तो dw हो गया। अच्छा F की वैल्यू क्या है, देखो F है हमारा प्रेशर इंटू एरिया इंटू dx। अब एक चीज पता है आपको कि ये चीज क्या हो गया, देखो ये बार बार फार्मूला यूज करूंगा, इसको आगे नहीं बताऊंगा, एक ही बार बताऊंगा, समझ लो अच्छे से। एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ होता है चेंज इन वॉल्यूम। ये वॉल्यूम किसका, वॉल्यूम इसका वॉल्यूम, यहां इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन वॉल्यूम। इसको लिख सकते हैं डीवी। तो ये फार्मूला हम बार बार यूज करेंगे। तो कोई भी गैस पे अगर कोई प्रेशर है, चाहे एक्सटर्नल है चाहे इंटरनल है,
है ना। तो अगर एक्सटर्नल है या इंटरनल है, इतना प्रेशर है इतना, उसकी वजह से वॉल्यूम में कितना चेंज हुआ, डीवी, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, तो स्मॉल वर्क डन कितना हुआ, डीडब्ल्यू, चाहे कोई भी प्रोसेस हो। अभी तक तो हमने प्रोसेस की बात ही ना करी, सिर्फ हमने कहा कि यहां से यहां तक गया, इन्फिनाइटली स्मॉल डिस्टेंस कवर किया, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ पिस्टन में, तो इतना वर्क हुआ। हम भाई कंडीशन जब लगाएंगे आइसोथर्मल की, तभी तो इक्वेशन ड्राइव करेंगे आइसोथर्मल वाली। अभी तो हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई इस इक्वेशन में। क्या कंडीशन लगाई हमने, कोई कंडीशन नहीं लगाई ना। इसका मतलब ये हम आइडियाबैटिक के लिए भी कर सकते हैं, ये हम आइसोथर्मल के लिए कर सकते हैं, ये हम आइसोबारिक के लिए भी कर सकते हैं, ये हम आइसोकोनिक के लिए भी कर सकते हैं, सबके लिए कर सकते हैं। तो कॉमन फार्मूला हो गया। अब इसमें एक और चीज आपको बताऊं, ये डीवी है क्या है बताओ, ये डीवी है यहाँ पर। एक्चुअली मैं देखो, मैं थोड़ा सा इसको मैं इरेज कर दूंगा बाद में। डीवी का मतलब हो गया फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। ये अब एक चीज पता है, यहाँ पर एक्सपेंशन में क्या होगा भाई, एक्सपेंशन में फाइनल वॉल्यूम ज्यादा होगा, इनिशियल वॉल्यूम कम हो गया, डीवी हो गया पॉजिटिव। और जब डीवी हो गया पॉजिटिव, और प्रेशर तो लग ही जाए, और डीवी हो गया पॉजिटिव, इसका मतलब वर्क भी हो गया पॉजिटिव। तो एक्सपेंशन में वर्क डन होता है पॉजिटिव, इसका मतलब जब सिस्टम वर्क करता है एक्सपेंशन में, तो वर्क होता है पॉजिटिव। समझ में आया क्या होता है एक्सपेंशन में, क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज करता है। वॉल्यूम जब इंक्रीज करेगा, डेल्टा भी पॉजिटिव आएगा, डेल्टा भी पॉजिटिव आएगा, वर्क डन पॉजिटिव होगा। वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, जब वॉल्यूम बढ़ा। और वॉल्यूम कब बढ़ा, जब सिस्टम एक्सपेंड किया। सिस्टम एक्सपेंड किया तो किसने वर्क किया, सिस्टम ने वर्क किया। तो सिस्टम का वर्क क्या होता है, पॉजिटिव। याद कर लो, दिमाग में छाप लो कि सिस्टम का वर्क पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव होता है। और अगर कंप्रेशन करेंगे तो क्या होगा, final volume is smaller than initial volume, change in volume is negative, if the change in volume is negative, work done will be negative। compression में work done will be negative। सिस्टम पर वर्क हो रहा है, हम सिस्टम को दबा रहे हैं, और सिस्टम को दबा रहे हैं, इसका मतलब सिस्टम पर वर्क हो रहा है, सिस्टम तो नहीं कर रहा है, हम उसको बेचारे को दबा रहे हैं, बाहर से वर्क, बाहर से हम कर रहे हैं उस पर वर्क, बाहर से उसको एनर्जी दे रहे हैं। तो क्या होगा इसका मतलब, तो उसका मतलब वर्क डन हो गया उस पर नेगेटिव। तो सिस्टम का वर्क पॉजिटिव, सिस्टम पर वर्क नेगेटिव, याद रखना। क्या पर सिस्टम पर वर्क हो रहा है, ठीक। अच्छा, अब क्या करना है देखो, अब मैं निकाल है टोटल वर्क। टोटल वर्क, स्मॉल वर्क देन टोटल वर्क डन, तो कितना होगा, इसको यहां से मैं मिटा देता हूं। टोटल वर्क डन होगा, टोटल वर्क डन होगा कितना, टोटल वर्क डन होगा W, और ये हो जाएगा PdV। और कहां से कहां तक, ये हम कर रहे हैं इसको V1 से V2 तक एक्सपेंड कर रहे हैं, V1 से V2 तक एक्सपेंड कर रहे हैं। अब देखो यहां तक हमने कोई कंडीशन नहीं यूज किया। अब हम क्या करेंगे, अगर मैं यहां पर आइसोथर्मल कंडीशन के लिए यूज कर दूं तो आइसोथर्मल का वर्क आ जाएगा, एडियाबैटिक के लिए कर दूं तो एडियाबैटिक आ जाएगा, आइसोकोनिक के लिए कर दूं तो आइसोकोनिक आ जाएगा, आइसोबारिक के लिए कर दूं तो आइसोबारिक आ जाएगा, किसी का ही वर्क आ जाएगा ना। तो आइसोथर्मल के लिए कर देते हैं। तो आइसोथर्मल की इक्वेशन क्या होती है, PV इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये होती है ना, PV इक्वल्स टू कांस्टेंट। दिस इज द इक्वेशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, या हम कह सकते हैं PV इक्वल्स टू nRT इज द इक्वेशन ऑफ, T कांस्टेंट है ये, मान लो PV इक्वल्स टू nRT हो गया ना। तो यहां पर देखो वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, प्रेशर भी चेंज हो रहा है। तो जब इंटीग्रेट करते हैं तो सबसे पहला काम क्या है, फंडामेंटल नियम क्या है, देयर मस्ट बी वन वेरिएबल। तो इसको सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे पहले। इस डायग्राम को मिटा दो, ठीक, उतार लिया होगा, चलो मिटा देता हूं क्योंकि जगह कम है मेरे पास, तो मैं इसको मिटा देता हूं। ये मैंने इसको मिटा दिया। अब क्या करता हूं देखो, अब मैं यहां पर करता हूं W, और मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर PV इक्वल्स टू nRT, यहां से मैं निकाल देता हूं P की वैल्यू, क्योंकि DV लिखा है ना, तो P की निकाल दो। तो nRT by V, तो यहां से हम डाल देंगे तो W कितना हो जाएगा, nRT by V dV, लिमिट होगा V1 से V2, क्योंकि हम इसको V1 से V2 तक एक्सपेंड कर रहे थे, कर दिया जी। जो कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, देखो टीवी कांस्टेंट है यहाँ पर, आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर ही कांस्टेंट, बाहर निकल जा, क्या रहेगा फिर, V1 से V2, V1 से V2 और 1/V dV, या सीधे लिख दो उसका dV by V। और मैथ में आपको पता होगा कि 1/x इक्वल्स टू log x, 1/v इक्वल्स टू log v। लेकिन जो log लेते हैं हम पहले
इंटीग्रेट करते टाइम पे जो लॉग आता है वो नेचुरल लॉग होता है ना। तो क्या लिखेंगे इसको, NRT लॉग, और नेचुरल लॉग का सिंबल होता है बेस होता है E, और लिमिट लेंगे V1 से V2। कभी कभी ये बुक में आपको LN भी लिखा होता है, इसका मतलब नेचुरल लॉग है ना। तो नेचुरल लॉग का मतलब बेस होता है E, लेकिन हमें जो टेबल दिया होता है मोस्टली वो 10 बेस का होता है। इसका बेस होता है 10, जो छुपा होता है, या तो हम लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मान लेंगे नहीं लिखा हुआ है। अगर किसी का बेस नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब बेस उसका 10 है लॉग का। तो ये कितना हो जाएगा, देखो NRT लॉग और अपर लिमिट माइनस लॉग लोअर लिमिट, लॉग A माइनस लॉग B। आपको प्रॉपर्टी पता है लॉग की, होता है लॉग A बटा B। तो V2 बाई V1 log A माइनस log B इक्वल्स टू log A बाई B, log A माइनस log B इक्वल्स टू log A बाई B। या क्या आपका तो NRT, और अब देखो मैंने क्या बताया, जो टेबल हमें दिया होता है वो 10 बेस का होता है। तो ई बेस को जब हम नेचुरल लॉग को जब हम 10 बेस में कन्वर्ट करते हैं 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फार्मूला में फिर आ जाएगा 10। अब 10 को लिखो चाहे मत लिखो, आपकी मर्जी है, मैं यहां पर नहीं लिखता हूं। तो ये आ गया, देखो टोटल वर्क डन, दिस इज द टोटल वर्क डन, या इन isothermal process W equals to 2.303 NRT log V2 by V1. V2 is the final volume, V1 is the initial volume, T is the constant temperature, it is at which the isothermal process is taking place, R और N number of mole, बाकी तो constant है, सब कुछ constant है, V और V1 इसको छोड़ के, वॉल्यूम्स को छोड़ करके। तो ये हमारा वर्क डन हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस का। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, नोट कर लो, कर लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, पर आगे हम क्या बढ़ते हैं, कहाँ बढ़ते हैं, कहाँ बढ़ते हैं भाई, अगला प्रोसेस पे बढ़ते हैं। और कहाँ बढ़ते हैं, अभी तो वीडियो लंबा चलेगा भाई, अभी तो वीडियो लंबा चलेगा, और पढ़ाने में भी मजा आ रहा है, थोड़ा और बड़ा चलेगा और लंबा चलेगा, है ना। पढ़ाने में अच्छा लग रहा है तो और थोड़ा लंबा चलाएंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। याद कर लो, दिमाग में छाप लो, छप गया हो तो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, और आगे कहाँ बढ़ो, आगे बढ़ो एडियाबैटिक प्रोसेस पर बढ़ो, एडियाबैटिक प्रोसेस। अब देखो जी, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है यार, इस मार्कर से जो हाथ जो है काले हो जाते हैं। मैं तो वैसे ही बहुत गोरा हूं यार, चलो इतने गोरे पे थोड़ा सा काला लग जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस देखो क्या होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में जो सिस्टम का हीट है ना वो कांस्टेंट रहेगा। जितना पैसा मेरे पास है मैं किसी को नहीं दूंगा, ना मुझे लेना किसी से, ना किसी को देना, मुझे लेन देन मेरा किसी से नहीं होना। एडियाबैटिक है, क्या लेन देन नहीं होना, हीट। थर्मोडायनेमिक्स में क्या चीज होता है, लेन देन होता है, हीट का ही होता है। तो अगर किसी भी प्रोसेस में कुछ भी चेंज हो जाए, सिस्टम का हीट ना चेंज हो, जितना है उसके पास उतना ही रहे, तो हम कहते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो व्हाट इज एडियाबैटिक प्रोसेस, विच टेक्स प्लेस at constant at the which the process in which, लिखो चलो थोड़ा सा सही से लिखते हैं, the process in which total heat of the system is constant, है ना। the process, adiabatic process in which the process in which the total heat of the system remains constant। और अगर सिस्टम का हीट कांस्टेंट होगा तो पता है क्या होगा, dq हो जाएगा 0, dq हो जाएगा 0, यानी कि हीट का प्रोसेस चल ही नहीं रहा,
प्रोसेस खत्म है हीट का, डी क्यू इक्वल टू 0, क्या बोलेंगे? बोलेंगे भाई एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। कंडीशन क्या होती है भाई साहब? कंडीशन, भाई कंडीशन आप ऐसे याद कर लो, जो आइसोथर्मल प्रोसेस की कंडीशन थी बिल्कुल उसका रिवर्स, उल्टा, उल्टा दो उसको, पलटा दो उसको। अरे पलटाने का मतलब ये नहीं कि सेकंड को फर्स्ट, फर्स्ट को सेकंड कर लो, ऐसा नहीं है। 1/2 को 2 कर दो, या 2 को 1/2 कर दो, ये पलटाना नहीं कर रहा हूं मैं। कंडीशंस बिल्कुल अपोजिट, अपोजिट कंडीशंस हो जाएंगी। कैसे? पहली कंडीशन वहां पर क्या थी? पहली कंडीशन थी कि प्रोसेस जो है बहुत ही स्लो रेट से होना चाहिए। यहां क्या है? प्रोसेस बहुत फास्ट रेट से होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या बताई थी? वॉल्स वहां पर परफेक्टली कंडक्टिंग होनी चाहिए ताकि लेना देना फ्री में हो जाए, एक्सचेंज फ्री हो, लेना देना, लेना देना फ्री एक्सचेंज। जरूरत है तो ले भी लो, फालतू है तो दे भी दो, अपने पास जितना है उतना ही रहना चाहिए, अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर क्या है? यहां कह रहा है कि भाई ना लूंगा ना दूंगा, मेरे पास जितना है मेरा, तेरे पास जितना है तेरा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो हीट है सिस्टम का वो कांस्टेंट रहेगा। और कब होगा ऐसा? जो वॉल्स जो होंगे वो परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग होंगे, परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग होंगे। समझ में आ गया? तो पहली कंडीशन क्या है? वॉल्स ऑफ द कंटेनर मस्ट बी perfectly non-conducting, perfectly non-conducting, so that no exchange of heat between system and surrounding, कोई एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं है, जितना है उतना हीट कांस्टेंट है, dq इक्वल टू 0। ठीक है, परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग वॉल्स होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या होना चाहिए? दूसरी चीज इसमें होना चाहिए कि प्रोसेस जो है वो इनफाइनाइटली फास्ट रेट से होना चाहिए। तो प्रोसेस मस्ट टेक प्लेस with infinitely fast rate, बहुत ही तेजी से प्रोसेस होना चाहिए। क्यों? अबे जब तक टाइम मिलेगा हीट को एक्सचेंज होने का, जब तक टाइम मिलेगा तब तक प्रोसेस खत्म, काम कर दिया पहले, पता नहीं चला। वही बात है कि क्या हुआ कि प्रोसेस जब तक हीट को टाइम मिला तब तक प्रोसेस खत्म। तो कोई भी प्रोसेस अगर सडनली हो जाता है, ऐसे याद रखना, कोई भी प्रोसेस सडनली बोले कि न्यूमेरिकल्स में जरूर नहीं है कि बोले आपको कि ऐसे थर्मल है, आइडियाबैटिक है कि स्लो हो रहा है, तो समझ जाना आइसोथर्मल है फास्ट, समझ जाना आइडियाबैटिक है। समझ में आ गया? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमें कंडीशन हो गई। एग्जाम्पल क्या होता है इसका? देखो, तो कोई भी प्रोसेस जो अचानक हो जाए, तुरंत हो जाए, क्या बोलेंगे? एडियाबैटिक बोलेंगे। एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका? किसी भी चीज का एक्सप्लोजन, अब एक्सप्लोजन किसी भी चीज का है, तो टायर फट गया, मान लो किसी व्हीकल का टायर फट गया, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, पटाखा फूट गया, क्या है? एडियाबैटिक प्रोसेस है। प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रोपेगेशन ऑफ साउंड का प्रोपेगेशन, मैंने बोला तुरंत आवाज गया दूसरे के पास, टाइम लैग इज ऑलमोस्ट 0 क्योंकि स्पीड ज्यादा है, तो क्या बोलेंगे? एडियाबैटिक है। तो ये तो एग्जांपल्स बताए एडियाबैटिक प्रोसेस के। तो कोई भी प्रोसेस बोलेंगे तुरंत हो जाए, मान लेना एडियाबैटिक है। चलो नेक्स्ट क्या है? इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। जैसा आइसोथर्मल में क्या है, ऐसे ही एडियाबैटिक में। तो इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, जो एडियाबैटिक प्रोसेस है इसकी इक्वेशन क्या होती हैंगी?
इसकी इक्वेशन होती हैंगी पीवी की पावर गामा इज कांस्टेंट होती हैंगी ये इक्वेशन है एडियाबैटिक प्रोसेस की। गामा क्या होता है भाई, गामा होता है सीपी बाय सीवी। देखो जो गैसेस होते हैं ना, जो सॉलिड होता है और लिक्विड होता है, जब उसको हम कंप्रेस मतलब इनकम्प्रेसिबल सा होता है, इनकम्प्रेसिबल सा, यानी इसको हीट करेंगे या कुछ भी करेंगे तो वॉल्यूम में सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होगा। लेकिन गैसेस में क्या होता है, थोड़ा सा हीट दोगे बहुत जल्दी फैल जाएगा, हाईली एक्सपेंडेबल होता है ना। तो इसलिए गैसेस का स्पेसिफिक हीट हम दो तरीके से निकालते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे निकालते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकालते हैं। तो गामा जो होता है एटमोसिटी, ये रेशियो होता है किसका, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम टू द स्पेसिफिक प्रेशर टू द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और डिटेल में हम तब करेंगे जब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम करेंगे, ट्रांसफर ऑफ हीट करेंगे, थर्मल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कंडक्टर की। तो वहां पर हम क्या करेंगे, वहां पर हम इस गामा के बारे में और सीखेंगे, ज्यादा सीपी और सीवी के बारे में और सीखेंगे। तो ये हम तब करेंगे इसको। तो अभी याद रख लो, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दोनों का रेशियो गामा होता है। स्पेसिफिक हीट होता क्या है वो भी सीखेंगे, आगे पढ़ेंगे हम। स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस का यूनिट मास का टेम्परेचर यूनिट डिग्री बढ़ाना है। 1 किलो पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, कितना हीट चाहिए, वो 1 किलो का स्पेसिफिक हीट होगा। 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, कितना हीट चाहिए, वो 1 ग्राम पानी का स्पेसिफिक हीट होगा। तो किसी भी सब्सटेंस के यूनिट मास का टेम्परेचर यूनिट डिग्री बढ़ाना है, कितना हीट चाहिए, स्पेसिफिक हीट चाहिए। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। गामा हो गए। तो ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन हो गई। अब इसमें चाहो तो अभी आप याद कर लो मोनो, चलो थोड़ी बात देखेंगे इसको। तो ये हमारा एक हो गया। अब देखो इसमें क्या होता है कि प्रेशर भी चेंज होता है, वॉल्यूम भी चेंज होता है, टेम्परेचर भी चेंज होता है। टेम्परेचर यहाँ कांस्टेंट नहीं होता ना, यहाँ तो हीट कांस्टेंट होता है। तो टेम्परेचर तो बदल सकता है, अगर किसी चीज को दबाओगे कंप्रेशन होगा, हीट बाहर नहीं निकलेगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। सिंपल सी चीज है। एक्सपैंड करेगा मान लो कोई चीज, तो एक्सपैंड करेगा तो क्या होगा, बाहर से हीट तो मिलेगा नहीं, तो इसका मतलब जितना वर्क होगा, सिस्टम वर्क करेगा, उतनी उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, टेम्परेचर गिर जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर टेम्परेचर भी वेरिएबल होता है। तो इसका मतलब 3 वेरिएबल तो 3 इक्वेशन, एक इक्वेशन ये प्रेशर वॉल्यूम के फॉर्म में। और इक्वेशन ड्राइव करते देखो, जैसे पीवी इक्वल्स टू क्या होता है, एन आर टी। तो यहां पर मैं पी की जगह डाल सकता हूं एन आर टी बाई वी, डाल दो। तो एन आर टी बाई वी और वी की पावर गामा इज कांस्टेंट। तो ये दोनों चीज कांस्टेंट है, कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड करोगे तो आएगा कांस्टेंट। तो बच क्या गया, फिर बच गया हमारा टी, और इसकी पावर देखो बेस सेम हो तो पावर माइनस हो जाएगा, वी की पावर गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों, क्या बताया मैंने, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट। एन आर इज कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट इज कांस्टेंट, एन इज कांस्टेंट, आर इज कांस्टेंट, इधर इज आल्सो कांस्टेंट। तो कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट इज कांस्टेंट। अब कांस्टेंट की वैल्यू थोड़ी पता लिखा है मैंने कुछ, ये कांस्टेंट अलग है, कांस्टेंट अलग है। दूसरी इक्वेशन आ गया। तो यहां पर मैंने क्या करा है, सिर्फ पी की जगह मैंने एन आर टी बाई वी डाल दिया और एन आर को उधर ले गया, तो ये इक्वेशन आ गई दूसरी। तो दो इक्वेशन ये आ गई, एक ये थी पीवी के पावर गामा इज कांस्टेंट, एक ये लिख दिया मैंने। अब इसको बीच वाले को मिटा देता हूं, जगह नहीं है मेरे पास, बार बार बोल रहा हूं, तो जो नहीं है तो बोलने में क्या दिक्कत है। हाँ, अब उसके बाद तीसरा करते हैं, देखो एक और काम करते हैं इसमें, वही चीज करते हैं, पीवी इक्वल टू एन आर टी। तो अब हमने निकाला वैल्यू पी की, अब हम निकाल लेते हैं वी की। तो वी आ जाएगा एन आर टी बाई पी, तो यहां डाल देते हैं, तो पी और एन आर टी बाई, क्या कर दिया, हाँ एन आर टी बाई वी, पी की जगह डाल दिया हमने, नहीं 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 नहीं, हमने डाल दिया क्या, पी को ऐसा ही रखा और वी की जगह डाल दिया एन आर टी बाई पी, पी पी की पावर ये कांस्टेंट आ गया। ये अरे पावर गामा भी तो है भाई, गामा भी तो है। हमने यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर डाला, हमने यहाँ पर पी की जगह ये डाल दिया, तो पी और वी की जगह ये है ना। तो ये आ गया आपका पी, और यहाँ आ गया पी की पावर गामा, और यहाँ आ गया एन की पावर गामा, आर की पावर गामा, टी की पावर गामा इज कांस्टेंट गामा। तो अब ये चीज कांस्टेंट है, ये चीज कांस्टेंट है, ये चीज कांस्टेंट है, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट इज कांस्टेंट। ऊपर ले आओगे तो पी की पावर 1 माइनस गामा, टी की पावर
टी की पावर गामा इज कांस्टेंट। गामा, गामा से आता है मामा, गामा से क्या आता है मामा, है मामा कौन से, शकुनी मामा कि कौन से मामा कि कंस मामा, चलो कोई भी मामा। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई। तीसरी इक्वेशन आ गई। तो 3 इक्वेशन हमने बनाई। देखो कौन कौन सी इक्वेशन बनाई हमने, कौन कौन सी बनाई, इसको नाम मिटाऊंगा भाई, अभी तो ड्राइव कर लिया इसको, इतनी जल्दी कैसे मिटा दूं, ये मैंने से बनाई है। तो देखो इक्वेशन आ गई हमारी, टी वी की पावर गामा माइनस 1 इज कांस्टेंट। दूसरी इक्वेशन आई पी वी की पावर गामा इज कांस्टेंट। तीसरी इक्वेशन आई पी की पावर 1 माइनस गामा टी की पावर गामा इज कांस्टेंट। ये 3 इक्वेशंस हो गई एडियाबैटिक प्रोसेस की। न्यूमेरिकल में हम देखेंगे हमें क्या दे रखा है, टी दे रखा है कि वी दे रखा है, या हमें पी दे रखा है कि टी दे रखा है, मतलब 2 चीज दे रखी होगी, एक चीज दे रखी होगी, एक चीज निकालनी होगी। तो देखेंगे हम कौन सी इक्वेशन यूज कर रहे हैं, कॉमन सेंस है। तो ये आ गया हमारा वर्क डन, सॉरी इक्वेशंस आ गई एडियाबैटिक प्रोसेस की। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे बढ़ते हैं, इसमें अब लास्ट चीज रह गया एडियाबैटिक में, वर्क डन। वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो इसमें आप क्या करोगे, वही पिस्टन ये ले लोगे, सिलेंडर, सिलेंडर के वॉल्स कैसे हैं, परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग, ऐसे सेट कर दिया हमने, नॉन कंडक्टिंग को मैंने ऐसे दिखा दिया, भाई क्या बात होगी। वही सेम काम करो भाई, यहाँ से यहाँ तक ले आओ और सडनली ले आओ, वहां पर आप स्लोली ले गए थे, यहाँ पर आपको क्या करना है, अच्छा पिस्टन भी नॉन कंडक्टिंग है, यहाँ पर ध्यान रखना, नहीं तो ऊपर से गैस नहीं निकल जाएगा, ऊपर से हीट नहीं निकल जाएगा, चारों तरफ से बंद कर देंगे भाई, तभी तो बाहर नहीं निकलेगा। अच्छा उसके बाद वही यहाँ पर स्मॉल, फिर यहाँ था ये सेम चीज, क्या जैसे वहां डायग्राम वही बनाएंगे। तो P1 V1 V1 P1 से कहां तक, B तक ले गए, V2 P2 तक, बीच में एक स्टेट आ गया, क्या हो गया ये C, P और V, डॉटेड लाइन डॉटेड डॉटेड, ये हो गया, ये आ गया आपका C डैश P, और ये आ गया आपका V प्लस डी भी, सेम चीज जैसे आइसरमल में था। तो एक चीज मैंने आपको बताया था, जब इसको आप कंटिन्यू करोगे तो कहां तक सेम आएगा पता है, यहां तक सेम आएगा। तो मैं डायरेक्टली क्यों ना वहीं शुरू कर दूं, बेकार में एनर्जी अपनी क्यों वेस्ट करूं भाई। यहां तक तो हमें पता ही नहीं होता कि कौन सा है, ये तो सबके लिए यूज कर सकते हैं, कोई भी प्रोसेस हो, बताया था आपको अभी, याद है ना। तो यहां तक मैंने नहीं किया, आगे करता हूं। अब आगे क्या करता हूं, यहां पर मैं जैसे टी की वैल्यू वहां हटाई थी ना, क्योंकि आइसोथर्मल वाली कंडीशन लगाती थी, अब इक्वेशन किसकी लगाएंगे, एडियाबैटिक की, और ये लगाऊंगा मैं तो ये लगाऊंगा पीवी के पावर गामा इज कांस्टेंट। तो यहां से पी कितना आ जाएगा, के अपॉन वी की पावर कांस्टेंट, यहां डाल दो वैल्यू, क्या हो गया भाई साहब, V1 से V2 के अपॉन V2 की पावर गामा और dV, ये dV। अच्छा डायग्राम बिठा दो, उतार दो उसको, उतारना क्या है यार, पहले वाला ही तो है, नॉन कंडक्टिंग ही तो मानना है, और क्या, उतारोगे तो उतार लिया होगा आप लोगों ने। आगे करते हैं, समझ में आ गया तक, आगे बढ़े। V1 से V2 के कांस्टेंट, V की पावर माइनस गामा dV, कैसे कर देंगे इंटीग्रेट, पावर में 1 ऐड कर देंगे, ऐड की पावर से डिवाइड कर देंगे, लिमिट लिख देंगे V1 से V2 है ना, ये कर दिया हमने। आफ्टर दैट दिस इज कांस्टेंट, तो 1 माइनस गामा, इसको ऐसे लिख दिया, इसको स्विच कर दिया, 1 पहले गामा बाद में, ऐसे यहां भी V2 1 माइनस गामा, देखो इसको ये चीज एक ही है कि कहीं कंफ्यूज हो जाओ, माइनस गामा प्लस 1 माइनस गामा, एक ही बात है, माइनस लोअर लिमिट V1 माइनस गामा, ये आ गया मेरे भाई साहब, ये वर्क आ गया फार्मूला। इसमें एडियाबैटिक प्रोसेस में आगे करो उसको थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, देखो अब कहाँ बढ़ाते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा और कहाँ तक बढ़ाते हैं, देखो W इक्वल्स टू के 1 माइनस गामा, चलो के को अंदर ले आते हैं यार, चलो के
V2 1 माइनस गामा के V1 1 माइनस गामा। और एक चीज बताया था आपको, ये P1 V1 की पावर गामा इज P2 V2 की पावर गामा। अब इसमें क्या करोगे आप पता है कि जहां इसको के, तो जहां पर आपको 2 लिखा है वहां इसकी जगह डाल देना ये के की जगह, इसकी जगह ये, जहां पर 1 है वहां ये के की जगह कर देते हैं काम। लो जी हो गया, कहानी खत्म इसकी, कहानी इसकी खत्म। अब दूसरी कहानी शुरू करेंगे। क्या? P2 V2 की पावर गामा V2 की पावर 1 माइनस गामा माइनस P1 V1 की पावर गामा और V1 के पावर 1 माइनस गामा। बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? P2 पावर ऐड कर दो, गामा से गामा कट जाएगा, V2 माइनस P1 V1 पावर कट जाएगा ना, माइनस गामा प्लस गामा माइनस गामा प्लस गामा V1, ऐसे यहाँ हो गया। तो ये मेरे लाल ये आ गया फार्मूला किसका? ये आ गया वर्क डन का एक और फार्मूला इन एडियाबैटिक प्रोसेस। समझ में आया? थोड़ा सा और करते हैं इसमें, थोड़ा सा और वहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता लगेगी। क्या? पहले कैसे बता दूं, करके ना दिखा दूं। पीवी क्या होता है? NRT, तो P1 V1 NRT1, P2 V2 NRT2, W इक्वल टू 1/1 माइनस गामा NRT2 NRT1। ये आ गया आपका। इसको नीचे वाले को हटा देता हूं क्योंकि जैसे ऊपर होता जा रहा है नीचे वाले काम खत्म, ये खत्म इसकी कहानी। तो क्या आ गया? 1/1 माइनस गामा। और एक काम कर लेते हैं भाई, जब NR कॉमन है तो कॉमन ले लो ना बाहर, तो T2 माइनस T1। T2 क्या है? फाइनल टेम्परेचर, और T1 क्या है? इनिशियल टेम्परेचर। बाकी चीजें कांस्टेंट है। तो वर्क डन किस पे डिपेंड किया भाई साहब? इन दोनों पे डिपेंड किया। अब बीच में क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी हो, अगर एक गैस को हम एडियाबैटिकली कंप्रेस या एक्सपैंड करते हैं तो टोटल वर्क डन तो होगा, वो इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि कैसे एक्सपेंड स्लो, मतलब कैसे किया, सिर्फ डिपेंड करेगा इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर के डिफरेंस पे। यानी कि ये स्टेट फंक्शन है। कैसा है? स्टेट फंक्शन है यहाँ पर वर्क डन, है ना। प्रोसेस तो है लेकिन स्टेट है, मतलब इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड कर रहा है कि हमने अमाउंट ऑफ कितना वर्क किया। समझ में आ गया? ये हो गया हमारा वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो यही सब चीजें हमने किसमें की थी? आइसोथर्मल प्रोसेस में हमने की थी, और वही सब हमने कर दी एडियाबैटिक प्रोसेस में। अच्छा, इसमें आपको मैं यहाँ साइड में फार्मूला लिख देता हूँ, एक बार याद रहेगा। कि W था आइसोथर्मल में 2.303 RT log V2 by V1, और एक और चीज था इसमें 2.303 RT log P1 by P2। अच्छा, ये साइड नहीं लिखा था मैंने भाई, ये नहीं लिखा था मैंने। ये बड़ा आसान है भाई। कैसे आसान? ये है P1 V1, ये तो इक्वेशन थी ना P2 V2 आइसोथर्मल प्रोसेस की। तो P1 by P2 क्या हो गया फिर? V2 by V1, V2 by V1। तो यही तो कराया मैंने, कोई नई चीज थोड़ी करी है। तो अगर वॉल्यूम के फॉर्म में अगर फार्मूला लिखना है तो V2 by V1, प्रेशर के फॉर्म में लिखना है तो P1 by P2, इनिशियल अपॉन फाइनल। दोनों का क्योंकि इनवर्स रिलेशन है ना, ये तो इक्वेशन होती है इसकी। और उसकी एडियाबैटिक की क्या गई? W इक्वल टू NR अपॉन, अच्छा N भी लगा दो यहाँ पर, सब में लगा दो, आगे पीछे भी लगा दो। तो NR अपॉन 1 माइनस गामा और T2 माइनस T1, T2 फाइनल T1 इनिशियल। ये हो गया आइसोथर्मल एडियाबैटिक का। समझ में आ गया? ऐसे ही नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, इसको हम थोड़ा सा बस जान लेते हैं। इसमें हमें इतना डेरिवेशन नहीं करना, कोई कंडीशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो एक कंडीशन है वही याद रखनी है। जैसे नेक्स्ट कौन सा प्रोसेस था हमारा? नेक्स्ट प्रोसेस चलो हम लिख देते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस। व्हाट इज आइसोबैरिक प्रोसेस? आइसोबैरिक प्रोसेस का मतलब प्रोसेस takes place at कांस्टेंट प्रेशर पे जो होता है कोई भी प्रोसेस कहते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। और W उसमें क्या हो जाएगा?
पी डी वी, V1 से V2। अब इसमें तो P कांस्टेंट ही है, इसको वैसे ही बाहर ले जाओ तो सीधा कर दो V2 माइनस V1, ये आ गया डायरेक्ट, इसको कुछ करना ही नहीं है। बस टोटल चेंज इन वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर, वर्क डन इन आइसोबैरिक प्रोसेस। नाउ वर्क डन इन isocoric process. Last one is isocoric process. Isocoric process. Isocoric process. तो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होगा, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। प्रोसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस। और वॉल्यूम अगर कांस्टेंट होगा तो डीवी क्या होगा भाई साहब, 0। डीडब्ल्यू क्या होता है, पी डीवी, डीवी इज 0, डीडब्ल्यू इज 0, वर्क डन इज 0, स्मॉल वर्क डन भी 0, टोटल भी 0। तो कहने का मतलब ये है कि आइसोकोरिक प्रोसेस में सिस्टम कोई वर्क नहीं करता, वर्क डन बाय द सिस्टम इज ऑलवेज 0, क्योंकि वॉल्यूम तो होगा कांस्टेंट। समझ में आ गया, बड़ा आसान था। तो ये आपको मैंने क्या बताया, सबका प्रोसेस के बारे में बताया, सबका वर्क डन का फार्मूला ड्राइव किया, सबकी कंडीशन बताई। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, क्लास खत्म नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और आगे क्या बढ़ेंगे, अब आते हैं हम थोड़ा सा इंडिकेटर डायग्राम के ऊपर। सबका बनाएंगे, देखो सबका जितने प्रोसेस किया सबका हम इंडिकेटर डायग्राम बनाएंगे और देखेंगे उसका यूज क्या है, इंडिकेटर डायग्राम, इंडिकेटर डायग्राम। देखो इंडिकेटर डायग्राम क्या होता है, बेसिकली ये ग्राफिकल रिलेशन होता है बिटवीन पी एंड वी। ग्राफिकल रिलेशन between pressure and volume for a process, thermodynamic process। पूरा नाम लिखेंगे, थर्मोडायनामिक प्रोसेस। तो किसी भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस के लिए प्रेशर और वॉल्यूम में जो रिलेशन होता है, ग्राफिकल रिलेशन, उसको क्या कहते हैं, इंडिकेटर डायग्राम कहते हैं। अलग अलग प्रोसेस के लिए हम बनाते हैं, देखो क्योंकि सबकी हमें इक्वेशन तो पता है ना, तो बना तो हम सकते ही है ना सबका इंडिकेटर डायग्राम, क्योंकि सबकी हमें इक्वेशन पता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंडिकेटर डायग्राम ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। जो आइसोथर्मल प्रोसेस है उसका हम इंडिकेटर डायग्राम बनाएंगे। देखो आइसोथर्मल प्रोसेस में पीवी क्या था, कांस्टेंट। तो प्रेशर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो दो चीजें अगर इनवर्सली होगी, अगर हम इसको ले लूं प्रेशर, इसको ले लूं वॉल्यूम, तो इनवर्स का ग्राफ कैसा आएगा, ऐसे ही तो आएगा, ऐसा ही तो आएगा, इनवर्स रिलेशन है। और क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, ए से बी पे जा रहा है थ्रू आउट द प्रोसेस, क्या है यहाँ पर, P1 प्रेशर, V1 वॉल्यूम, P1 प्रेशर, वही मान लो जो मैंने वर्क डन में किया था, वही पिस्टन, सब कुछ सेम, सिलेंडर, V2 P2। और पूरे के पूरे प्रोसेस में क्या कांस्टेंट है, T कांस्टेंट लिख दिया मैंने, T पूरे प्रोसेस में, यहां भी T, सब T T T T T T T T सभी के T। पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है, नो चेंज इन द टेम्परेचर, इनवर्सली है। समझ में आ गया। अब एक चीज देखो यार, अच्छा एक में पिक्चर करते हैं, पीवी इक्वल्स टू क्या भाई साहब, कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट करके देखो जरा इसका। अच्छा इसका स्लोप क्या होगा, तो स्लोप होता है dy अपॉन dx, होता है ना, मैथ में पढ़ा हुआ। y यहाँ पर p है, x यहाँ पर v है, स्लोप होगा इसका dp बाय dv, स्लोप हो गया इसका dp। दिख रहा है ना, दिख रहा है सही दिख रहा है, dp बाय dv स्लोप हो गया इसका। अब मैं क्या करता हूं, इसको डिफरेंशिएट करता हूं, देखो प्रोडक्ट रूल से, p एज इट इज v का dv प्लस v एज इट इज p का dp
तो यहां से क्या निकालना है, dp बाई dv, तो इक्वल टू कॉन्स्टेंट का 0, तो dp बाई dv इसको इधर ले आते हैं, p dv इक्वल टू माइनस v dp, तो यहां से dp बाई dv आ जाएगा माइनस क्या, dp बाई dv इक्वल टू माइनस p बाई v। तो इसका जो स्लोप है किसके इक्वल होगा, p बाई v, यानी कि स्लोप यानी कि dp बाई dv इक्वल टू माइनस p बाई v। माइनस p बाई v क्यों आ रहा है माइनस, पता है, क्योंकि स्लोप जो होगा इसका, स्लोप का मतलब tan थीटा होता है, tan थीटा। इसका जो स्लोप होगा ना, टेंजेंट देखो ऐसे, ये होगा स्लोप, ये ऐसे टेंजेंट, ये लाइन ड्रॉ करेंगे, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल जो होगा ये मोर देन 90 है, और मोर देन 90 होता है तो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में स्लोप नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव आया है स्लोप। अंडरस्टैंड, स्लोप इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज dp बाई dv इक्वल्स टू माइनस p बाई v। याद रखना इस चीज को, बहुत काम की चीज है। आगे बढ़ते हैं इसी में। अब मैं निकालता हूं, देखो तो स्लोप निकाल दिया हमने इससे, अब निकालते हैं इसका एरिया। देखते हैं एरिया क्या आता है, देखो एरिया। तो एरिया के लिए क्या करेंगे, देखो ये हमने दोबारा से बना दिया, ये है P, ये है V, ये है ग्राफ, और ये एक्सपेंशन हो रहा है, इसमें एक्सपेंशन हो रहा है, क्यों एक्सपेंशन, देखो वही A P1 V, क्या बार बार लिख रहा हूं यार, V1 P1 से B V2 P2, तो यहां पर क्या हो रहा है, देखो प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, ग्राफ नीचे आ रहा है ना, एरो देखो, एरो ग्राफ नीचे आ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर घट रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, कैसा है, आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल में भी कैसा है, एक्सपेंशन है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है एरो के हिसाब से। समझ में आ गया। अब देखो इसमें क्या है, मान लो एक छोटा सा हमने यहाँ पर पोर्शन लिया, इसका बहुत छोटा, पिद्दा सा, बहुत छोटा सा, और इतना लिया है कि जो प्रेशर में चेंज हो रहा है ये लगभग कांस्टेंट है, और जो वॉल्यूम में चेंज हुआ ये वाला वॉल्यूम, ये थोड़ा सा है dv, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा पता है आपको, एरिया हो जाएगा p dv। भाई साहब p dv क्या होता है, वर्क ही तो होता है, अभी तो पीछे लिखा था स्मॉल वर्क। तो बहुत सारे छोटे छोटे पोर्शन का क्या निकालो, वर्क निकालो सबका, और सबको क्या कर दो, ऐड कर दो, सबको ऐड कर दो, टोटल वर्क आ जाएगा इसके नीचे का, है ना। तो क्या बोलेंगे इसको, W क्या हो जाएगा, समेशन I1 to N P dV, ये टोटल वर्क डन। और चलो यहां पर मैं, हाँ चलो लिख दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं, तो टोटल आ गया, मतलब ये W टोटल आ गया, टोटल आ गया, है ना। और कंटिन्यूअस है क्योंकि मैंने बताया छोटा सा है, तो क्या करोगे, W इंटीग्रेट, कोई P dV, इसके बोले एरिया अंडर कर्व, यानी कि इंडिकेटर डायग्राम के जो अंदर का एरिया होता है वो हमेशा वर्क के इक्वल होता है, ध्यान रखना, चाहे कोई भी प्रोसेस हो। भाई ग्राफ तो किसी का भी होगा, एरिया तो पीडीवी आएगा, किसी का भी ग्राफ हो, इंडिकेटर डायग्राम जो होगा वो प्रेशर और वॉल्यूम का तो ग्राफ होता है, अलग अलग शेप का ग्राफ होगा तो एरिया अलग अलग आएगा, लेकिन आएगा तो पीडीवी ही, स्मॉल एरिया पे टोटल एरिया। तो कोई भी किसी का भी इंडिकेटर डायग्राम हो, एरिया जो होता है इंडिकेटर डायग्राम के नीचे का वो हमेशा वर्क के इक्वल होता है। और मैंने आपको बताया था अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो सिस्टम पर वर्क हो रहा है, वर्क डन लोगे पॉजिटिव, यानी कि टोटल वर्क डन हो जाएगा V फाइनल माइनस V इनिशियल, ये और ये होगा पॉजिटिव। और अगर कंप्रेशन हो रहा है तो सिस्टम पर वर्क हो रहा है, फाइनल कम होगा, इनिशियल ज्यादा होगा, वर्क डन विल बी नेगेटिव, जैसे पहले बताया था। वही तो रिपीट कर रहा हूं मैं, कोई नई बात थोड़ी बता रहा हूं, नई बात तो ये बता रहा हूं कि जो एरिया होता है इंडिकेटर डायग्राम के नीचे का एरिया अंडर द इंडिकेटर डायग्राम, ये हमने डायग्राम बनाया, पर साफ सादा बना दूं भाई, एक राइटिंग बड़ी गंदी है यार। ये जो एरिया है, ये पूरा एरिया निकाल दो ना, ये एरिया किसके इक्वल आएगा भाई साहब, ये वर्क के इक्वल आएगा। तो ऐसे करो या ऐसे करो, निकलेगा तो वर्क ही, एरिया निकालो चाहे। समझ में आ गया। अब आते हैं किसका, हाँ अब आते हैं एडियाबैटिक में। यही सब चीजें कॉमन चीजें सब देंगे, स्लोप और एरिया तो पता ही आपका, वही वर्क होगा, तो बार बार क्या बताऊं मैं,
ग्राफ सबका अलग अलग आएगा। देखो अब जी, एडियाबैटिक प्रोसेस का इंडिकेटर डायग्राम। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है इक्वेशन, पी वी की पावर गामा इज कांस्टेंट होती है ना, ये होता है के, लिख देता हूँ के, है ना, और गामा की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होती है। तो इसका मतलब इसका जो स्लोप होगा, देखो अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करके देखता हूँ पहले, चलो पी, इसका डिफरेंशिएट करो, गामा, गामा आगे जाएगा वी और डीवी, गामा के पावर में से 1 माइनस करेंगे, ये डीवी पावर आगे, पावर में से माइनस कर दिया, प्लस अभी हमने क्या किया, वी के पावर गामा का डिफरेंशिएट कर दिया, पी का हो जाएगा डीपी इक्वल्स टू 0। इसका डिफरेंस देखो, पी को आगे प्रोडक्ट रूल, पी आगे, वी की पावर गामा का डिफरेंशिएट, पावर आगे, पावर में से एक माइनस कर दिया, डीवी लिख दिया। अब सेकंड फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इक्वल्स टू कांस्टेंट का 0, ये आ गया। तो यहां से जब आप निकालोगे कितना, यहां से जब आप निकालोगे स्लोप तो वही होगा, कोई भी प्रोसेस का स्लोप क्या होगा, dy बाई डी एक्स, डीपी बाई डीवी, ये जो स्लोप होगा, चाहे भाई इंडिकेटर डायग्राम का स्लोप हमेशा डीपी बाई डीवी होगा। अब वो किसके इक्वल होगा वो हम निकाल रहे हैं, तो वो यहां से होगा आपका पी गामा पी वी की पावर गामा माइनस 1 डीवी इक्वल्स टू माइनस वी की पावर गामा डीपी, डीपी हमें निकालना है डीपी बाई डीवी, तो इसको ले आते हैं इधर, तो डीपी बाई डीवी इसको ले आते हैं इधर, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, इसको इधर लेंगे ना, तो उसको बाकी मिलेगा गामा पी माइनस में, और नीचे कितना जाएगा, गामा पी और वी की पावर गामा माइनस 1, और नीचे जाएगा आपका वी की पावर गामा। ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा भाई साहब, ऊपर ले आओगे तो क्या आ जाएगा, इसको उधर ले आओ, नीचे नीचे ले आओ, चलो कितना जाएगा, माइनस गामा पी, और नीचे ले आओ वी की पावर गामा, वी की पावर गामा, और नीचे आगे पावर उल्टा हो जाएगा ना, तो माइनस गामा प्लस 1, तो इससे कट गया, तो क्या आ गया फिर ये, क्या बच गया भाई सर, ये तो कुछ गड़बड़ सा लग रहा है, तो गड़बड़ क्या हो गया भाई, भाई गड़बड़ क्या हो गया, हाँ पावर सेम हो तो एक बार लिखूंगा ना यार, 2 बार क्यों लिख रहा हूँ, मैं भी बताऊँ क्या, ये हो गया, तो कितना आ गया फिर ये, तो माइनस डीपी बाई डीवी आ गया इक्वल माइनस गामा पी बाई वी, पावर कट गया, इसको नीचे लेगा, इसको नीचे लेगा वैसे, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये कट जाएगा पावर, है ना, तो या ऊपर ले आओगे तो वी के पावर माइनस गामा, फिर नीचे आपको ले जाना पड़ेगा, तो मैंने क्या नीचे से जरूर सुना, नीचे से ऊपर ले आए, ऊपर नीचे भी ला सकते हैं, 2 बार जो काम करना है कि चीज को कर दिया था। तो देखो जी यहां आ गया इसका स्लोप, क्या आ गया, गामा पी बाई वी, तो ये आ गया स्लोप, और गामा की वैल्यू जो होती है ये तो 1 से ज्यादा होती है, ये तो 1 से ज्यादा होती है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस का जब हम ग्राफ बनाएंगे, इसका प्रेशर और वॉल्यूम का एक्सपेंशन में ही मान लेते हैं, तो स्लोप थोड़ा ज्यादा आएगा, यानी इसका जो स्लोप होगा डीपी बाई डीवी, और ये किसके इक्वल होगा, माइनस गामा पी बाई वी, यहां पर भी वही चीज माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि जब इसका टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल होगा 90 थीटा मोर देन 90, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, स्लोप हो गया नेगेटिव, समझ में आया, ये हो गया आपका एडियाबैटिक प्रोसेस, समझ में आ गया, बिल्कुल सेम था, सेम था, बिल्कुल सेम था, कोई चेंज नहीं था, थोड़ा सा गामा कर दिया बस। अच्छा एक चीज देखो, अगर मैं एक ही ग्राफ पे दोनों को बनाता हूं, देखो ये हो गया एडियाबैटिक आइसोथर्मल, ये हो सॉरी ऊपर वाला हो गया आइसोथर्मल, ये से स्टार्ट हो रहा है, स्लोप इसका कम, इसका ज्यादा नहीं, ये फ्लैट ज्यादा, ये स्टीप है, तो क्या हो गया ये आइसोथर्मल प्रोसेस, और ये क्या हो गया इसका इंडिकेटर डायग्राम, एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल एडियाबैटिक, है ना, ये हो गया एक्सपेंशन में, आइसोथर्मल, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ये दो चीजों में हो गया, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ये एक्सपेंशन में हो गया, है ना। अब इसमें कंप्रेशन बना दूं, देखो कंप्रेशन बनाता हूं, कंप्रेशन भाई साहब उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा एडियाबैटिक का, ये हो जाएगा, अब देखो स्लोप इसका ज्यादा होगा, ए से स्टार्ट हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, तो ये किसका है, ये है आइसोथर्मल, ओहो एडियाबैटिक, एडियाबैटिक कंप्रेशन, कंप्रेशन, और ये हो गया
पी है, ये पी है, ये है आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन। अंडरस्टूड? समझ में आ गया दोनों में डिफरेंस? एरिया कोई भी हो, नीचे का एरिया हमेशा वर्क डन होता है। उसके बाद कौन सा प्रोसेस था, कौन सा था? आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होगा? प्रेशर कांस्टेंट होगा। आइसोबैरिक प्रोसेस, बैरिक, तो आइसोबैरिक प्रोसेस PV, pressure is constant, pressure is constant, dP by dV जीरो, जीरो, स्लोप हो गया जीरो, है ना? dV में क्या है? d में तो यहाँ पर चेंज हो रहा है, P में तो यहाँ चेंज ही ना हो रहा, सब जगह P क्या है? कांस्टेंट ही तो है, कहाँ हो रहा है मेरे भाई साहब? तो dP जीरो, जीरो डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज जीरो। तो आइसोबैरिक प्रोसेस का स्लोप हमेशा जीरो होता है, और एरिया तो यहां से बन जाएगा, वो रेक्टेंगल सा बन जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया निकाल, एरिया अंडर दिख रहा है सेम, वो तो कंसेप्ट सेम है। आगे बढ़े, नेक्स्ट था हमारा फोर्थ, आइसोकोरिक प्रोसेस। कोरिक, कोरिक प्रोसेस, पता नहीं किसने नाम रखा है इसका, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में प्रेशर और वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। तो ऐसा आएगा, भाई सीधी लाइन बन जाए, आज तक ना बना पाया सीधी लाइन मेरे भाई, सीधी लाइन बन गया, बन गया, यस बन गया, बन गया, यस आई एम विनर। ये आ गया आपका ग्राफ, आ गया इंडिकेटर डायग्राम हो गया आइसोकोरिक का। अब लाइन के नीचे का एरिया क्या होता है? लाइन का एरिया क्या होता है? पता है कुछ क्या? स्लोप क्या होगा पहले? स्लोप dP by dV, dP और dV क्या है इसमें? dV है जीरो, स्लोप क्या होगा? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। और एरिया, और एरिया अंडर वर्क डन, वर्क डन इक्वल्स टू जीरो, कोई एरिया नहीं कवर है। लाइन का एरिया, लाइन के नीचे का एरिया क्या होता है? लाइन का मतलब वन डायमेंशनल हो गया, एरिया क्या होगा? जीरो, कोई वर्क नहीं, स्लोप इनफाइनाइट। समझ में आ गया? अच्छे से आ गया? आगे बढ़े, जितने प्रोसेस थे भाई सारे करा दिए, सबको समझा दिया। अब ऐसा करता हूं, एक आध न्यूमेरिकल मैंने नोट करके रखा हुआ है, वो न्यूमेरिकल मैं आपको करा देता हूं। तो इस न्यूमेरिकल को आप एक बार देख लो, आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा सा। देखो, जैसे एक मैं क्वेश्चन करा देता हूं एक आध, वो मतलब क्वेश्चन मतलब न्यूमेरिकल, तो क्वेश्चन भाई हम तो सरकारी बच्चे हैं, हम तो क्वेश्चन को न्यूमेरिकल को क्वेश्चन ही समझते हैं, क्वेश्चन को न्यूमेरिकल समझते हैं। यस, जैसे देखो ये है, कह रहा है एन आइडियल गैस, एन आइडियल गैस, आइडियल गैस undergoes cyclic process, साइक्लिक प्रोसेस। भाई ये प्रोसेस तो बताया नहीं, कहोगे सर साइक्लिक क्या होता है? भाई साइक्लिक प्रोसेस बताऊंगा, ठंड रखो। और साइक्लिक का मतलब ये आ गया, जहां गए साइकिल घुमा के वहीं आ गए बीच में, है ना? साइक्लिक प्रोसेस है, स्कूल गए स्कूल से घर आ गए, घर से स्कूल गए स्कूल से घर आ गए, साइक्लिक प्रोसेस है। ऐसे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है, इनिशियल फाइनल कंडीशन सेम होगी तो साइक्लिक प्रोसेस होगा, मान लो। तो साइक्लिक प्रोसेस, what is an ideal gas undergoes a cyclic process, what is work done? What is work done? What is work done? देखो ये दे रखा है हमें एक साइक्लिक प्रोसेस, और हमसे पूछा है वर्क डन, और ये है क्या? ये तो भाई इसने बना दिया एक रेक्टेंगल, ABC और D, यहां पर प्रेशर ले लिया इसने 2P0, यहां प्रेशर ले लिया इसने, यहां प्रेशर ले लिया इसने कितना? यहां प्रेशर ले लिया P0, यहां प्रेशर ले लिया P0, और वॉल्यूम हो गया ये भी वही, वॉल्यूम भी भाई ये ले लेते हैं V0, ये 2V0। कितना वर्क होगा बताओ जरा? देखो अभी क्या होता है, इंडिकेटर डायग्राम के नीचे का एरिया वर्क डन होता है, तो WAB क्या होगा?
ये पूरा वर्क क्या होगा एरिया, W इक्वल टू नाम दे दो उसका M N कर देता हूं, W हो जाएगा ए। अच्छा ऐसे प्रोसेस चल रहा है, ध्यान रखना ये, तो ये एक्सपेंशन हुआ, एक्सपेंशन में वर्क क्या होता है पॉजिटिव, W ए बी इक्वल टू क्या होगा एरिया ऑफ द कर्व, एरिया ऑफ द कर्व ए बी एन एम, ए बी एन एम, रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा बताओ, क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ क्या है इसका देखो, लेंथ ये लेते चलो 2p, ब्रेथ क्या है ये है इसका ब्रेथ, तो ब्रेथ कितना हो जाएगा 2v0 माइनस v0 है ना, फाइनल ये कहेंगे ब्रेथ ये ले लेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल 2v0 माइनस v0, ये आ गया आपका कितना लेंथ ब्रेथ, कितना हो गया ये आ गया 2p0 साइड, तो 2p0 v0 ये आ गया इसका एरिया। अच्छा ये कैसा प्रोसेस है भाई, सीधी लाइन, क्या बताया था आइसोकोरिक, WBC क्या होगा 0, अब आ जाओ WCABCD ले डी, WCD क्या लिखेंगे भाई, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये लेंथ, इसके नीचे का एरिया ये कितना होगा लेंथ इनटू ब्रेथ, तो व्हाट इज लेंथ, लेंथ इज इसको मान लेते हैं लेंथ, चलो P0, breath is final volume minus initial volume, तो फाइनल वॉल्यूम इज V0, इनिशियल इज 2V0, तो माइनस P0 V0, सिस्टम पर वर्क हो रहा है मेरे भाई, किस पर वर्क हो रहा है मेरे भाई, सिस्टम पर वर्क हो रहा है, कहां वर्क कर रहा था भाई, सिस्टम वर्क कर रहा था भाई, है ना। अगला देखो एक और है क्या, W कौन सा, W DA भाई साहब 0, ये भी 0, ये भी 0, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन, व्हाट इज द टोटल वर्क डन, WAB, WBC, WCD, WDA, A 2P0 V0 0 minus P0 V0 0, P0 V0, this is the amount of total work, समझ में आ गया। अच्छा एक चीज और बताऊं, अब आपको मैंने इतना बताया, इतना आ गया वर्क। अच्छा अब एक चीज देखो, अगर मैं इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल दूं तो क्या आएगा भाई साहब एरिया, क्या आएगा भाई साहब एरिया, देख लो जी, लेंथ और ब्रेथ क्या आ जाएगा एरिया, ये हो जाएगा आपका 2P0 इन और 2P0 माइनस P0 और 2V0 माइनस V0, लेंथ ब्रेथ, P0 माइनस P0 ये हो गया, ऐसे आता ये हो गया, समझ में आ गया क्या आ गया भाई साहब, इतना ड्रामा नहीं करना आगे से, कोई ड्रामा की जरूरत नहीं है, कोई भी साइक्लिक प्रोसेस है, जो एरिया इनक्लोज है एरिया निकाल दो, टोटल वर्क आ जाएगा साइक्लिक में। तो आपको साइक्लिक सिर्फ साइक्लिक के लिए बताया, नॉन साइक्लिक है तो फिर तो वही करना पड़ेगा, सबको निकाल के ऐड कर दो, लेकिन अगर साइक्लिक है क्लोज्ड है एरिया तो उस क्लोजिंग एरिया का ही एरिया निकाल दो, वही वर्क डन आ जाएगा, इतना करने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन कराता हूं बस, लास्ट एक और क्वेश्चन करते हैं बस, थोड़ा सा एक और। अच्छा बच्चों इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो इसमें क्या कह रहा है कि मोनोटोमिक गैस एज कांस्टेंट प्रेशर इज हैविंग वॉल्यूम V एंड एक्सपेंड आइसोथर्मली टू वॉल्यूम 2V एंड देन एडियाबेटिकली टू वॉल्यूम 6V, फाइंड द प्रेशर ऑफ द गैस। फाइनल प्रेशर हमें गैस का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम इक्वेशन लगाएंगे, कौन सी, आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल इक्वेशन क्या होती है, आइसोथर्मल प्रोसेस की इक्वेशन, आइसोथर्मल इक्वेशन लिखता हूं शॉर्ट में, क्या आ जाएगा, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, P1 इज P, V1 इज V, P2 इज निकालना है, V2 इज 2V
तो यहां से आ जाएगा v से v कट गया तो P2 आ गया P बाई v, P बाई 2। अब उसके बाद क्या कर रहा है, देखो यही कर देता हूं, ये एडियाबैटिकली प्रोसेस, उसके बाद फर्दर क्या कर रहा है, एडियाबैटिक प्रोसेस में जा रहा है, एडियाबैटिक प्रोसेस। अगला प्रोसेस क्या हो रहा है इसमें, एडियाबैटिक। इसका खत्म होने के बाद ये शुरू हो रहा है ना। तो क्या लिखोगे, P2 V2 की पावर गामा इज P3 V3 के पावर गामा, गामा इसमें दे रखा है 5/3, ध्यान रखना। तो ये हमारा हो जाएगा, देखो P2 की जगह हम डाल देते हैं P/2, V2 हमें कितना दिया हुआ है 2V की पावर गामा यानी कि 5/3 इक्वल्स टू P3 की निकालना है और V3 है हमारा 1 कितना 16V, सॉरी 16V की पावर 5/3, ये आ जाएगा हमारा। तो VC तो V कट गया क्योंकि यहां भी 5/3 यहां भी 5/3, तो P/2 इक्वल्स टू, अरे ऐसे कर देते हैं यार, P3 इक्वल्स टू P/2 इंटू कितना 2 की पावर 5/3 डिवाइडेड बाई 16 की पावर 5/3। अब उसके बाद मैं क्या कर देता हूं, इस क्वेश्चन को यहां से इरेज कर देता हूं, इरेज कर देता हूं, ये कर दिया मैंने इसको इरेज, ये कर दिया मैंने इसको इरेज। और इरेज करने के बाद क्या लिखूंगा, P3 इक्वल्स टू P2 और 1/8 हो जाएगा आपका की पावर 5/3। और 8 कितना होता है पता है आपको ना, 2 की पावर 3, 5/3, 3 से कट गया 3, P/2 इंटू 1/2 टू दी पावर 5। 2 टू दी पावर 5 कितना होता है, कितना होता है मेरे भाई, ये होता है 32 और ये आ जाएगा P/64। देखो ये आ गया जी आपका फाइनल प्रेशर। तो इस तरीके से उम्मीद करता हूं ये जो मैंने आपको कराया, 2 न्यूमेरिकल कराए, दोनों समझ में आए होंगे। उससे पहले थ्योरी कराई, सब समझ में आई होगी। समझ में आया है तो क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, खुद भी सीखना है, दूसरों को भी सिखाना है। बाय।